दुनिया में नहीं में आज भी उसके नाम की गूंज सुनाई देती है। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके किस्से अब भी जिंदा हैं। लोग फुसफुसाकर उसके बारे में बातें करते हैं जैसे वो कभी भी लौट सकता हो। वो जितना ताकतवर था उतना ही दुस्साहसी भी। एक बार की बात है, जब वो स्कूल का निरीक्षण करने निकला। उसके साथ उसके आदमी तो थे ही, लेकिन उनमें से एक वो था जिसे पुलिस मोस्ट वांटेड घोषित कर चुकी थी। जब इस बारे में डीसीपी संजीव कुमार को भनक लगी तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उसे घेरा, माहौल गर्म हो गया। यह आदमी गिरफ्तार होगा, डीसीपी ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन वो कहां मानने वाला था। उसने उल्टा पुलिस से ही भिड़ने की ठान ली। अरे डीसीपी साहब, आपको नहीं पता ये इलाका किसका है, उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कानून किसी का नहीं होता, डीसीपी ने पलटकर जवाब दिया। बात बढ़ने लगी और फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने सीधे डीसीपी को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा इलाका सन्न रह गया। पुलिस का खून खौल उठा। अगले ही पल हुक्म हुआ, गिरफ्तार करो इसे। लेकिन वो कोई आम अपराधी नहीं था, भागने में माहिर था और जब वापस लौटा तो और भी ताकतवर बनकर। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब वो नहीं रहा तो उसकी जगह कौन ले रहा है। क्या सिवान का कोई नया बाहुबली उभर रहा है? सिवान की गलियों में अब भी उसकी दहशत जिंदा है, लेकिन उसकी गद्दी खाली पड़ी है। उसका बेटा ओसामा अपने पिता की जमीन जायदाद और करोड़ों की दौलत का वारिस तो बन गया, लेकिन वो नाम और रुतबा नहीं कमा सका जो उसके पिता के पास था। उसकी पत्नी ने भी कोशिश की, राजनीति में हाथ आजमाया, चुनाव लड़े, लेकिन आज तक जीत नहीं सकी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यह है कि जिसने उसकी जगह ली है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का परछाई बनकर काम करने वाले शख्स का बेटा है। हालात ऐसे हैं कि अब शहाबुद्दीन का ही परिवार उसकी दहशत के साए में जीने को मजबूर है। यह वही सिवान है जहां कुछ लोग उसे भगवान तक कहने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हकीकत यह है कि उसके किए गए गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसके अच्छे कर्म उसकी परछाई तक नहीं छू सकते। अगर आपको यकीन न हो तो तेजाब कांड का नाम ही काफी है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उस खौफनाक रात की कहानी सुनाएं, एक जरूरी बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां आप मिस न करें। और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो यकीन मानिए हमारे लिए आपसे बेहतर कोई नहीं। चलिए अब उस रात की कहानी पर वापस आते हैं। 16 अगस्त साल 2004 ये वो तारीख थी जब सिवान के एक दुकानदार चंदा बाबू की दुनिया उजड़ गई। उनकी 2 दुकानें थीं, एक किराने की और दूसरी परचून की। उस रात जब वह खुद दुकान पर नहीं थे, उनके दोनों बेटे दुकान संभाल रहे थे। एक दुकान पर सतीश और दूसरी पर गिरीश। दुकान पर सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ बदमाश वहां आए और सीधे धमकी देने लगे। 2 लाख रुपए रंगदारी चाहिए, अभी के अभी। उनमें से एक ने ठेठ अंदाज में कहा। दुकान पर बैठे चंदा बाबू के बेटे सतीश ने साफ इनकार कर दिया। रंगदारी? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उसने गुस्से में जवाब दिया। लेकिन यह सुनकर बदमाश और भड़क गए। बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। सतीश को समझ आ गया था कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। वह तेजी से घर की ओर भागा और वहां से तेजाब की बोतल उठा लाया। वापस आकर उसने बदमाशों पर तेजाब उछाल दिया, लेकिन यह कदम उसके लिए बहुत भारी पड़ गया। बदमाश तिलमिला गए थे। उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया और दुकान में आग लगा दी। उस वक्त चंदा बाबू का तीसरा बेटा राजीव छिपकर यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बच नहीं सकी। बदमाशों ने उसे भी पकड़ लिया। अब तू भी देख तेरे भाई का क्या हाल होता है, उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा। उन्होंने सतीश और गिरीश को रस्सियों से बांध दिया और फिर वो किया जिसकी कल्पना भी रूह कंपा दे। एक पूरी बाल्टी तेजाब उठाई और दोनों भाइयों के ऊपर उड़ेल दी। चीखें दूर तक सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया।
तेजाब से झुलसते हुए उनकी तड़पती लाशें वहीं गिर गईं। मगर यह खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब इसके टुकड़े कर दो, एक बदमाश बोला। उन्होंने शरीर के टुकड़े किए और बोरों में भरकर फेंक दिया, लेकिन राजीव की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। किसी तरह वह बदमाशों के चंगुल से भागने में कामयाब रहा। दौड़ते दौड़ते वह सीधे सांसद के घर पहुंचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। इस खौफनाक वारदात के बाद चंदा बाबू के परिवार पर ऐसा संकट आया कि उनका एक अपाहिज बेटा और 2 बेटियां भी डर से घर छोड़कर भाग गए। चंदा बाबू को खुली धमकी दी गई कि अगर जान बचानी है तो भूलकर भी सिवान मत आना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। न्याय पाने की उम्मीद में वह नेताओं के दरवाजे खटखटाते रहे, पुलिस अफसरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार चंदा बाबू बिहार पुलिस के डीजीपी से मिले। उनकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद डीजीपी गुस्से में उठे और सीधे एसपी को फटकार लगाई। इतना बड़ा मामला दबा दिया गया, तुरंत केस दर्ज करो। फिर मुकदमा शुरू हुआ और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन क्या चंदा बाबू को न्याय मिला? क्या इंसाफ की जंग जीतना इतना आसान था? चंदा बाबू ने अपने बेटों को न्याय दिलाने के लिए पूरी जिंदगी कानूनी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई शुरू हुई 1904 में, जब बिहार में बाहुबलियों का आतंक अपने चरम पर था। कानून ताकतवरों के इशारे पर नाचता था और आम आदमी के लिए इंसाफ सिर्फ एक सपना था। लेकिन वक्त बदला। नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की और मामला कोर्ट में लंबा खींचता चला गया। फिर आया वह साल जिसने चंदा बाबू की बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। 2014 में उनका इकलौता बचा हुआ बेटा राजीव, जो तेजाब कांड का गवाह था, शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। लेकिन शादी के सिर्फ 18 दिन बाद 16 जून 2014 को उसे भी गोलियों से भून दिया गया। तूने सोचा था कि गवाही देकर बच जाएगा, राजीव के हत्यारों ने यही कहा होगा। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं थी, यह उस समाज के मुंह पर तमाचा था जहां कानून से ज्यादा ताकतवर अपराधी होते हैं। शहाबुद्दीन पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे, लेकिन 2005 में उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तेजाब कांड में उसे दोषी करार दिया गया और बिहार हाई कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी। पर क्या यह न्याय था? क्या यह वही इंसाफ था जिसकी उम्मीद चंदा बाबू ने की थी? अपनों को खोने के बाद, सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद, अंत में चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या अपराध की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता? शहाबुद्दीन की आपराधिक मानसिकता को समझने के लिए बस यही एक मामला काफी नहीं है। उसकी जिंदगी का हर पन्ना अपराध, खून और सत्ता के खेल से भरा पड़ा था। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री 1986 में हुई, जब वह सिर्फ 19 साल का था। उसी साल उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद उसके नाम पर दर्ज मामलों की गिनती करना भी मुश्किल हो गया। जो भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ, वह या तो मिटा दिया गया या फिर गुमनामी में चला गया। अगर आपने वेब सीरीज रंगबाज डर की राजनीति देखी हो, तो आने वाली कहानी के कुछ दृश्य आपको जाने पहचाने लग सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे समाज की न्याय व्यवस्था को आईना दिखाती है। चंद्रशेखर प्रसाद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की थी। एक ऐसा सपना जिसमें समाज की असमानता को मिटाने की आग थी। उनका जन्म 20 सितंबर 1964 को बिहार के सिवान जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अन्याय और शोषण को करीब से देखा, और शायद यही वजह थी कि उनके भीतर बदलाव की चिंगारी बहुत पहले ही जल चुकी थी। शिक्षा में तेज थे तो घर वालों ने उन्हें एनडीए की तैयारी के लिए भेजा, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी राह कुछ और है। वह बदलाव लाना चाहते थे, सिस्टम से लड़ना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी गहरी दिलचस्पी लेने लगे और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स
एसोसिएशन AISA का हिस्सा बन गए। उनके जोशीले भाषणों और बेबाक तेवरों की वजह से वह जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने बड़े शहर में करियर बनाने के बजाय वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था। सिवान लौटकर उन्होंने वहां के हालात को बदलने का संकल्प लिया और सीधा उस शख्स से टकराने का इरादा कर लिया जिसने वहां दशकों से खौफ का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई पोस्टर भी नहीं लगा सकता। चंद्रशेखर ने इस डर को मिटाने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने खुलकर बाहुबली का विरोध करना शुरू किया, नुक्कड़ सभाओं में लोगों को जागरूक किया, उसके अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। देखते ही देखते वह शहाबुद्दीन के निशाने पर आ गए, लेकिन वह रुके नहीं। फिर आया वह दिन जिसने उनके संघर्ष को इतिहास बना दिया। 31 मार्च 1997, सिवान का जेपी चौक। चंद्रशेखर अपने चिरपरिचित अंदाज में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। भीड़ जुटी थी, लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक 2 बाइक सवार वहां आए और बिना कुछ कहे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चंद पलों में ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। चंद्रशेखर वहीं गिर पड़े। उनका शरीर खून से लथपथ था। उनके साथ खड़े पार्टी कार्यकर्ता श्याम नारायण यादव भी गोलियों का शिकार हो गए। लोगों की आंखों के सामने एक उम्मीद को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जिस डर को खत्म करने का सपना चंद्रशेखर ने देखा था, उनकी हत्या के बाद वह डर और भी गहरा हो गया। लेकिन क्या उनके विचारों को खत्म किया जा सकता था? नहीं। उनकी शहादत ने सिवान के लोगों के भीतर एक नई आग जला दी, एक ऐसी आग जिसने सालों बाद शहाबुद्दीन के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की बुनियाद रखी। चंद्रशेखर आज भी एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। JNU के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, नारे गूंजने लगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली से लेकर बिहार तक विरोध प्रदर्शन हुए। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कब तक? लेकिन न्याय मिलना इतना आसान नहीं था। इस हत्याकांड की जांच में सालों बीत गए। आरोपी साफ बचते रहे और हम बस इंतजार करते रहे। चंद्रशेखर के परिवार ने यही दर्द सहा। शहाबुद्दीन के राजनीतिक रसूख ने कानून की बेड़ियों को जकड़ दिया। सिस्टम बेबस नजर आया। फिर वक्त बदला। 19 साल बाद साल 2016 में शहाबुद्दीन को कई मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन चंद्रशेखर के परिवार को वह इंसाफ नहीं मिला जिसकी उन्हें बरसों से उम्मीद थी। हालांकि चंद्रशेखर अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह एक विचारधारा बन चुके थे। युवा उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले यूथ आइकॉन की तरह देखने लगे। इस बीच शहाबुद्दीन का कद बढ़ता चला गया। वह राजनीति में पूरी तरह उतर चुका था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। सत्ता बदल रही थी, लेकिन सिवान में एक समानांतर सरकार चल रही थी जिसका सरगना था शहाबुद्दीन। यहां कानून मेरे हिसाब से चलेगा। वह खुलेआम अपने फैसले सुनाने लगा। अब वह सिर्फ सिवान तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वह पूरे बिहार में अपना खौफ जमाना चाहता था। जिस पर उसकी नजर पड़ती, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। हत्या, फिरौती, बूथ लूट, अपहरण, उसके खिलाफ मामले दर्ज होते रहे, लेकिन सत्ता की ताकत उसकी ढाल बनी रही। फिर एक दिन जब एक डिप्टी SP राजद के एक नेता को गिरफ्तार करने गया, तो शहाबुद्दीन खुद सामने आकर पुलिस के रास्ते में खड़ा हो गया। किसी ने इसे छुआ तो ठीक नहीं होगा। जब नोकझोंक बढ़ी तो शहाबुद्दीन ने पुलिस अधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। बस यही वह पल था जब पूरा पुलिस महकमा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। आज नहीं छोड़ा जाएगा। शहाबुद्दीन के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस और उसके गुर्गों के बीच गोलीबारी छिड़ गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। 6 लोग मारे गए, उनमें पुलिसकर्मी भी थे। यह पहली बार था जब सत्ता का नशा उसकी ताकत पर भारी पड़ा। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह वह घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। खुद लालू यादव को शहाबुद्दीन से किनारा करना पड़ा। जो कभी सत्ता का खासा मखास था, अब उसकी परछाई से भी लोग बचने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। बिहार पुलिस महकमे में DP ओझा नए DGP बनकर आए।
उन्होंने शहाबुद्दीन की पूरी क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। पुराने केस दोबारा खुले, सबूत जुटाए गए। उनमें एक मामला था मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या का। इस बार शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी हुआ। मामला इतना संगीन था कि आखिरकार उसे कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ एक मोड़ था, अंजाम अभी बाकी था। पॉलिटिकल सिस्टम फिर से उसकी ढाल बन गया। डीपी ओझा का सत्ता से टकराव शुरू हुआ। उन्हें इतना दबाव दिया गया कि आखिरकार मजबूरी में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। पर अब वक्त बदल चुका था। शहाबुद्दीन का जेल आना जाना लगा रहा। पुलिस छापेमारी करती और हर बार उसके पास से कुछ ऐसा मिलता जो कानून को झकझोर देता। पाकिस्तान में बने हथियार, नाइट विजन डिवाइस, आधुनिक असलहे, ये सब उसकी ताकत और उसके कनेक्शन की गवाही देते थे। लेकिन जितनी बड़ी ताकत थी, पतन भी उतना ही भयानक होने वाला था। एक दिन जब वह दिल्ली में संसद सत्र में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, तभी बिहार पुलिस ने दिल्ली से ही उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार मामला गंभीर था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। समय का पहिया घूम चुका था। जेल में रहते हुए ही दुनिया में कोरोना का आतंक शुरू हुआ। शहाबुद्दीन भी इस महामारी की चपेट में आ गया। इलाज के दौरान 1 मई 2021 को अस्पताल के एक बेड पर उसकी मौत हो गई। जो कभी सिवान में आतंक का दूसरा नाम था, आज वह खुद गुमनामी की धुंध में खो चुका था। लेकिन क्या उसके जाने से उसका साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं। शहाबुद्दीन के द्वार में उसके आसपास रहने वाले कई लड़के उसके हर कांड में शामिल होते थे। उनमें से 2 नाम खास थे, अयूब खान और रईस खान। ये दोनों भाई शहाबुद्दीन की पर्सनैलिटी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे अपना भगवान मान लिया था। भाई जैसा बनने के लिए जान भी दे देंगे। पर हकीकत यह थी कि उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ जाने का मतलब था सीधा मौत। लेकिन दुनिया में वक्त से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। वक्त जिसके साथ होता है वो राजा होता है। पर जिस दिन वक्त खिलाफ हो जाए तो चींटी भी हाथी को गिरा देती है। शहाबुद्दीन के साथ भी यही हुआ। जब उसका वक्त बदला तो वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, उसका पुराना रसूख कभी वापस नहीं आ सका। एक जमाना था जब शहाबुद्दीन जिस इलाके से चुनाव लड़ता, वहां उसके विरोध में कोई पोस्टर तक नहीं लगा सकता था। लेकिन साल 2005 में पहली बार उसकी हुकूमत को खुली चुनौती मिली। जिस खान ब्रदर्स, अयूब खान और रईस खान ने हमेशा उसे अपना आदर्श माना था, उनके पिता कमरुल हक ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमरुल हक ने शहाबुद्दीन के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। यह सुनते ही शहाबुद्दीन भड़क उठा। पहले उसने समझाने की कोशिश की, देखिए हक साहब, यह इलाका मेरा है, यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, आप पीछे हट जाइए। पर कमरुल हक झुके नहीं। उन्होंने साफ कह दिया, अब यह चुनाव मैं लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। बस फिर क्या था, चुनाव से ठीक पहले शहाबुद्दीन ने कमरुल हक को किडनैप कर लिया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सबको पता था कि इस अपहरण के पीछे कौन है, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब शहाबुद्दीन ने हक साहब को छोड़ा तो वो बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने जो कुछ सहा था वह अपने बेटों को बताया। अयूब खान और रईस खान सकते में आ गए। जिस शहाबुद्दीन के लिए हम जान देने को तैयार थे, उसी ने हमारे अब्बा को अगवा कर लिया। यही है हमारी वफादारी का इनाम। अब कहानी बदल चुकी थी। खान ब्रदर्स ने ठान लिया कि वह अब अपने पिता का साथ देंगे और शहाबुद्दीन से बगावत करेंगे। इसी बीच शहाबुद्दीन के सितारे गर्दिश में थे। कानून की पकड़ कसती जा रही थी। आखिरकार वह जेल पहुंचा और फिर कभी बाहर नहीं आ सका। जेल में बैठकर उसने अपनी पत्नी हिना शहाब को राजनीतिक वारिस बना दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उसका खौफ भी लोगों के दिलों से मिटने लगा। हिना शहाब ने पूरी कोशिश की कि वह चुनाव लड़े और जीत जाए, लेकिन जनता ने साफ संदेश दे दिया। अब सिवान पर शहाबुद्दीन का राज खत्म। इधर खान ब्रदर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अब वही सिवान जो कभी शहाबुद्दीन के इशारे पर चलता था, खान ब्रदर्स के कब्जे में जा चुका। लेकिन यहां भी कहानी अधूरी नहीं। अयूब खान अब पूरी तरह अपराध की दुनिया